हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। ऋषिकेश पालवे डायरेक्टर हैं आनंद राठी वेल्थ में और विकास पुरी हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। ऋषिकेश और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो गोल्ड और इक्विटी दोनों ही काफी पसंदीदा एसेट क्लासेस हैं रिटेल निवेशकों के, और आजकल तो काफी ज्यादा सिर्फ गोल्ड ही नहीं चमका है, इक्विटी तो और भी ज्यादा चमक बिखेर रहा है। इसलिए जो निवेशक होते हैं वो ये काफी समझना चाह रहे हैं कि मौके कहाँ पर ज्यादा अच्छे हैं, और बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी और गोल्ड दोनों में एक अलग सटीक स्ट्रैटेजी रहनी क्या चाहिए। शायद ये मैं ऋषिकेश इनफैक्ट आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये सही है दोनों को कंपेयर करना, इक्विटी और गोल्ड को? हम क्या वाकई कह सकते हैं इक्विटी या गोल्ड, या फिर इक्विटी और गोल्ड ये ज्यादा बेहतर टर्म हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म हम एक स्ट्रैटेजी बनाने की बात करें तो? जी बिल्कुल। नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते विकास जी, और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो जैसे स्वाति जी आपने बहुत सही कहा कि इंडिया में अधिकतर 4 एसेट क्लासेस है। ग्रोथ ओरिएंटेड में इक्विटी एक है और रियल एस्टेट दूसरा होता है, और कंजर्वेटिव या प्रोटेक्शन के हिसाब से हम देखे जाए तो डेट और गोल्ड ये दोनों प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेटिव एसेट क्लासेस में होते हैं। ये डिफेंस एसेट क्लास में माना जाता है। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस करना है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो वो एसेट क्लासेस चुनना बहुत जरूरी है जहाँ पे कोरिलेशन बहुत कम हो। जब मैं वो कहता हूँ कि कोरिलेशन बहुत कम हो, क्यों कहता हूँ ये? क्योंकि अगर आपका एक प्लान ए है, समझो आपने इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन बनाया और आपका प्लान ए इक्विटी है, अगर इक्विटी अच्छा ना करे तो डेट ने पोर्ट को होल्ड करना चाहिए ताकि वो उतने रिटर्न्स दे दे और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आ जाए, पोर्टफोलियो कुछ तो रिटर्न दे पाए। तो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है या नहीं है, इट कैन गेट कंपेयर्ड टू ईच अदर, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन करना है तो डेट और गोल्ड का अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा फ्रॉम अ परसेप्शन बेसिस। लेकिन फ्रॉम रिटर्न बेसिस और रिस्क बेसिस देखा जाए तो रिटर्न और रिस्क के हिसाब से इक्विटी और गोल्ड का भी कंपैरिजन हो सकता है। मैं इसलिए ऋषिकेश आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो सेंट्रल बैंक की बाइंग भी है, वो अपना रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। कंज्यूमर डिमांड, जो डिमांड सप्लाई जिसकी विकास ने बात की, वो भी काफी ज्यादा गोल्ड की तरफ ही बायस नजर आता है। जो बायस है गोल्ड का भारतीयों में वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, और इसलिए शायद हम ये कह सकते हैं कि एसेट क्लास में गोल्ड ज्यादा पसंद आता है भारतीयों को, निवेशकों को। तो स्वाति जी कुछ आंकड़े कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी तक वर्ल्ड में जितना भी सोना का मिंटिंग हुआ है, 2 लाख टन सोना आज तक मिंट हुआ है। उस 2 लाख टन में से 24-25 हजार टन सिर्फ इंडिया में है। मतलब 10 से 11% विश्व का पूरा सोना इंडिया में है। उसमें से 4,000 टन का सोना सिर्फ टेम्पल्स के पास है। तो हम जो एज अ कंट्री हम काफी ओवरवेट है गोल्ड को लेके। अगर दूसरा पहलू देखा जाए कि वर्ल्ड वेल्थ के हिसाब से हमारा क्या प्रोपोर्शन है, तो वो सिर्फ 2% आता है। तो अगर हम कंपेयर करना चाहे तो गोल्ड हम ओवरवेट है, क्योंकि 10 से 11% का वेटेज हमारे पास है इंडिया में, क्योंकि 2 लाख के सामने 25,000 का एक्सपोजर इंडिया का है। और वही वेल्थ देखा जाए, फाइनेंशियल वेल्थ देखी जाए, तो सिर्फ 2% हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो काफी एसिमेट्रिक है प्रोपोर्शंस। और दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड का सप्लाई जो है वो एक लिमिटेड है, और इक्विटी अगर देखा जाए या वेल्थ जो फाइनेंशियल एसेट्स देखे जाए, उसका सप्लाई नहीं होता है, लेकिन उसका जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज होती है, फंडामेंटल्स होते हैं, उसको वो ड्राइव करते जाते हैं। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन की कोई एक अपर लिमिट नहीं होती है, गोल्ड के सप्लाई की एक लिमिट हो सकती है। तो ये दो पहलू काफी ऑब्जर्व करने चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि एज अ कंट्री हम काफी ओवरवेट है, ओवर एक्सपोज्ड है गोल्ड को लेके। ओके, तो भारतीयों का जो गोल्डन प्रेम है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और वो छिपा नहीं है किसी से। बिल्कुल। लेकिन अगर मकसद यही है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का जो एक्सपोजर है 5 to 10% ही रखना है, तो ऋषिकेश क्यों ना एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट किया जाए, जहां पर आपके पास इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है। तो नेचुरली आप गोल्ड का एक एक्सपोजर ले ही रहे हैं अप टू 10%। तो क्या ये तरीका भी हो सकता है कि आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के
आप इक्विटी का भी फायदा ले रहे हैं, डेट का भी ले रहे हैं और गोल्ड का भी आपको फायदा मिल रहा है। तो स्वाति जी, मेरा कहना यह है कि जब आप एसेट एलोकेशन करते हो तो एसेट एलोकेशन वो कभी भी आपने पोर्टफोलियो लेवल पे करनी चाहिए। फंड लेवल पे एसेट एलोकेशन करनी जरूरी नहीं है। तो अगर आपको गोल्ड में एक्सपोजर लेना भी है तो 5% या 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि गोल्ड में एक्सपोजर लेना ही नहीं चाहिए। इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 80% इक्विटी 20% डेट करोगे तो 12% टारगेटेड रिटर्न अचीव करना काफ़ी उसके अचीव करने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो फंड लेवल पे ना करे, एज अ कॉम्बिनेशन मल्टी एसेट के हिसाब से ना करे, लेकिन वो एसेट एलोकेशन जो है वो पोर्टफोलियो के हिसाब से करे। और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे ताकि टैक्सेशन अट्रैक्टिव हो जाए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 5 साल या 8 साल के नीचे करना है, तो उसके लिए ईटीएफ्स में करे। लेकिन ये सेग्रीगेटेड होना चाहिए ताकि आपके आपके हाथ में रहे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, गोल्ड में कितना है, ना कि आप फंड मैनेजर के भरोसे रहो। अभी मानिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, वो बाइफरकेट के करके एसेट एलोकेट करना चाहते हैं विद इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो आपका वो एक एलोकेशन जो परसेंटेज है वो क्या रह सकता है, कीपिंग इन माइंड अभी फिलहाल जो कंडीशंस हैं बाजार के लिए भी, आगे रेट कट सिनारियो के भी जो जिसमें थोड़ी सी देरी की आशंका हमें देखने को मिली है, तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो कि बाजार को काफी ज्यादा हद तक प्रभावित करते हैं और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस तो किसी से छिपे नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो स्वाति जी, मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। 80% इक्विटी में अगर डालो और 20% डेट में डालो तो 12% का एक लक्ष्य रख सकते हो, रिटर्न का लक्ष्य रख सकते हो। इक्विटी काफी प्रॉमिसिंग लगता है क्योंकि इक्विटी अगर हम मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखें काफी सपोर्टिंग है इक्विटी के लिए। जीडीपी ग्रोथ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सारे डेटा अगर आप देखो तो करीबन 6.5-7% का जीडीपी ग्रोथ दिखता है। इन्फ्लेशन 4.5-5% का जोड़ लो, सो दोनों मिला के 11-12% का ग्रोथ मार्केट में ही दिखाई देगा। और दो किस्म के जीडीपी होते हैं, एक रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है। मोर और लेस नॉमिनल जीडीपी जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में मार्केट जाते हुए दिखता है। अब कोई भी टाइम पीरियड देख लो तो काफी हाई कोरिलेशन है दोनों के बीच में। तो अगर 12% अगर नॉमिनल जीडीपी देने वाला है तो मार्केट ने 11-12% देने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। तो इक्विटी काफी प्रॉमिसिंग लगता है इस टाइम पे। लिक्विडिटी भी काफी आसानी से मिलती है अगर आप इक्विटी में निवेश करो। सपोर्ट करने के लिए डेट में निवेश करना बहुत जरूरी होता है ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 20% जो है वो डेट में डालो, बाकी 80% जो है इक्विटी में डालो। लेकिन अगर गोल्ड में निवेश करना ही है, एक्सपोजर लेना ही है, जैसे आपने कहा जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो प्राइसेस अप एंड डाउन होती है, तो 5% का आप एक्सपोजर ले सकते हो गोल्ड में, 5 से 10% का एक्सपोजर ले सकते हो गोल्ड में। लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए और वो एक डेट का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए जो आप गोल्ड खरीदते हो। तो इस हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए ताकि आप 12% का एक लक्ष्य अचीव करने की काफी हाई गुंजाइश हो जाती है। बिल्कुल। और इक्विटी में ऋषिकेश आपकी नजर में अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि इक्विटी बाजार में तो हम काफी मौके अपार हम कह सकते हैं नजर आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज है जो आपको लगता है कि निवेशकों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए? यहाँ पर आपको एक्चुअली लगता है कि निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने के अच्छे मौके, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि पोर्टफोलियो में शामिल की जाए तो आगे वेल्थ क्रिएट करने का अच्छा ऑप्शन मिलता है। जी बिल्कुल स्वाति जी, सबसे बेहतरीन जरिया अगर इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बहुत बेहतरीन जरिया है जहां से आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो। कॉम्बिनेशन अगर करना है इक्विटी में ही तो लार्ज कैप 50%, मिड कैप जो है वो 30% और स्मॉल कैप जो है वो 20%, वो हिसाब से कॉम्बिनेशन करना काफी फायदेमंद रहेगा। और अगर मैं टाइप्स ऑफ फंड्स की बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन ग्रोथ और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी आएंगी तो दोनों प्ले आउट करने की काफी ज्यादा गुंजाइश है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स करनी चाहिए। ओके, तो विद इन कैटेगरी जैसा कि ऋषिकेश ने बताया,
जैसे लार्ज कैप हो गया और बाकी जो कैटेगरीज के फंड्स है उनमें आप डाइवर्सिफाई कीजिए। विद इन एसेट क्लास भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अपनी तरफ होनी चाहिए। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की है। बस एक ही एसेट क्लास की तरफ ज्यादा झुकाव मत रखिए, डाइवर्सिफाई कीजिए जिससे कि बाजार की हर एक साइकिल में आपको जरूर फायदा हो, हर एक एसेट क्लास का। इस पर चर्चा की हमने। ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।